पॉलिटिकल साइंस 4th चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज नंबर 93। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैनल में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस नाम का प्लेलिस्ट है और उसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है। सारे वीडियोस हिस्ट्री चैप्टर वाइज अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट यानी इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट आंदोलन हुए उनके बारे में। ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग जंगल पे जिनका गुजारा होता है वो लोग को ट्राइबल कहते हैं, ठीक है। ट्राइब्स मतलब कबीला, तो ट्राइबल कबीले के लोग। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, देखो आज़ादी मिलने से पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव ट्राइबल पीपल ऑफ देयर राइट टू लिव टू लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेस। आज़ादी मिलने से पहले अंग्रेज़ों ने इंडिया के जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, उनका उनका जो जंगलों पर जो बसेरा था, मतलब जंगलों पे जो उनकी जिंदगी गुजर रही थी जंगलों के प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, वो लोग फॉरेस्ट से ही अपना गुजारा कर रहे थे, अपना रोज़मर्रा ले रहे थे। इस पर ब्रिटिश ने पाबंदी लगा दी, यानी ब्रिटिश ने ट्राइबल पीपल को से उनका ये हक छीन लिया कि वो जंगल में अपना गुजारा करें, जंगल की चीज़ों पे, जंगल की सामग्रियों पर, ठीक है। तो वो लोग फॉरेस्ट से, जैसे रबर, फॉरेस्ट में खेती करते थे, फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनका उपयोग करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स या जो भी एनिमल्स जंगल के या अपने एनिमल्स बोलते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स पालते थे और जंगल में ग्रेजिंग वगैरह करके अपना जिंदगी बिता रहे थे, गुजार रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ने वो हक उनसे छीन लिया, ब्रिटिशर्स ने। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम ओडिशा, कोली, भिला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो ट्राइबल अपराइज हो रहा था, ठीक है, कहाँ से? छोटा नागपुर से कोलम, और उड़ीसा से गोंड, जो उड़ीसा से गोंड, ठीक है, और महाराष्ट्र से कोली, भिला और रामोशी से ट्राइबल अपराइज। अपराइज मतलब यह आंदोलन बढ़ रहा था, ठीक है। संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार, और बिहार से कौन थे? बिहार की कौन सी जगह पे? मुंडा एंड संथल। द ट्राइबल स्ट्रगल हैव कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर, तब से ट्राइबल लोग का तब से स्ट्रगल चला आ रहा है, तब से वो लोग संघर्षण कर रहे हैं, संघर्षण, ठीक है, संघर्षण, तब से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, सॉरी, तब से वो ट्राइबल पीपल संघर्ष कर रहे हैं उस जमाने से। ट्राइबल इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल लोगों को इंडिया में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट। एक परेशानी ये है कि उनका जंगल में उनके हक को छीन लिया गया, उनके हक पे पाबंदी लगा दी गई, यानी वो लोग को जो राइट्स था फॉरेस्ट पे, जंगलों में जो उनके अधिकार थे, उससे उनको रोक दिया गया, मना कर दिया गया। द मेन डिमांड ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट। और जो भी ट्राइबल लोग हैं उनका मेन डिमांड, उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि उनको जंगलों पर अधिकार दिया जाए, यानी जंगलों से अपना, जंगलों की चीज़ों को वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा अधिकार उनको दिया जाए। तो इस पर पाबंदी लग गई थी ब्रिटिश के ज़माने से, ठीक है। दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, उनको जंगल की सामग्रियाँ, जंगल के जो सामग्रियाँ हैं उनको जमा करने का परमिशन मिलना चाहिए, ठीक है, उनको परमिट करना चाहिए। एंड ऑल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड, और उनको जंगल की ज़मीन पर खेती करने की भी परमिशन मिलनी चाहिए। ये ट्राइबल पीपल की मांग है, ठीक है, और इसलिए ट्राइबल मूवमेंट यानी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो स्ट्रगल है वो ब्रिटिश के ज़माने से चला आ रहा है, आदिवासियों का, ट्राइबल पीपल्स का। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में किसानों का जो आंदोलन है वो कब है, कैसा है? जैसे एट प्रेजेंट चल रहा है, मैंने बताया, वैसा पास्ट में भी हुआ था ब्रिटिश के ज़माने में। तो फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। इंडिया में जो फार्मर्स का मूवमेंट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स फार्मर्स स्टार्टेड, देखो अंग्रेजों के जमाने से ही इंडिया में फार्मर्स, किसानों का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के ज़माने से ही फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज लगा दी। एंटी एग्रीकल्चर मतलब किसान अपनी मर्जी से खेती नहीं करेगा, जो ब्रिटिश सरकार चाहेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी वही। और वो लोग कैश क्रॉप की और अफीम की खेती वगैरह करवाते थे, ठीक है, टबैको। और अफीम अफीम एक नशीला पदार्थ है, उसको ओपियम कहते हैं। तो ब्रिटिश के ज़माने से, ब्रिटिश के टाइम में जब ब्रिटिश ने एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च की, उस वक्त ही फार्मर्स लोग ऑर्गेनाइज होने लगे, ठीक है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, आंदोलन करने लगे, मूवमेंट छिड़ गया। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फार्मर मूवमेंट इन बरदोली चंपरान्या, ठीक है। बरदोली चंपरान्या में जो फार्मर का मूवमेंट हुआ, मतलब एक बड़ा ह्यूज मूवमेंट था, तो इसके बारे में हर कोई अवेयर होगा मे बी, ठीक है। और ये जो मूवमेंट हुआ था, ये जो आंदोलन हुआ था, ये किसके अगेंस्ट में हुआ था? अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। जो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन यानी लगान, किसानों से जो लगान वसूली जाती थी, लगान कहते हैं। किसानों से जो रेवेन्यू कलेक्शन यानी लगान वसूली जाती थी, उसके खिलाफ ये मूवमेंट या आंदोलन छिड़ा था, ये आंदोलन हुआ था। और ये किधर का है? बरदोली चंपरान्य, ठीक है। द फार्मर मूवमेंट वे इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। जो फार्मर्स लोग का जो आंदोलन था वो किसके सोच से प्रभावित था? किसकी सोच से प्रभावित था? महात्मा फुले की, जस्टिस रानडे की और महात्मा गांधी की। ऑलराइट, नेक्स्ट। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ रिलेटेड टू टिल्टिंग ऑफ लैंड एक्सेट्रा। जो भी देखो, जो हाल ही में बदलाव आया, रिफॉर्म मतलब चेंजेस आए, रिफॉर्म फिर से बनाना। एग्रीकल्चरल टेनेंसी लॉ, एग्रीकल्चर में जो भी बदलाव लाए, असल में वो लॉ था टेनेंसी लॉ है। टेनेंसी मतलब रेंट पे ले सकते हैं खेत, ठीक है, जमीन रेंट पे लेकर उस पर खेती कर सकते हैं। लॉ रिलेटेड टू टिल्टिंग ऑफ लैंड, इसके अलावा जमीन की टिल्टिंग, टिल्टिंग मतलब उसको उसके ढलान को चेंज करना, स्लोप में उसके डिफरेंस लाना, इंक्लाइन डिक्लाइन करना। तो इससे रिलेटेड जो कानून था एक्सेट्रा। द फार्मर मूवमेंट स्लो डाउन, इसकी वजह से जो बदलाव आते गया, मतलब ये जो लॉ है इसको जो सॉफ्ट मतलब कम किया गया किसानों के लिए, उसके साथ ही साथ फार्मर का आंदोलन स्लो हो गया, फार्मर्स लोग का मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द फार्मर मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद फार्मर का आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया और बहुत असरदार हो गया। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन तो खेती एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो फिर आंदोलन क्यों बढ़ रहा है? दो ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद था एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना और सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना, मतलब आत्मनिर्भरता को अचीव करना। लेकिन पेज नंबर 94, इन दी फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता पाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना उसका मकसद है, और सेल्फ सफिशिएंट होना है फूड ग्रेन में। इट डज नॉट बेनिफिट द पुअर, लेकिन पुअर फार्मर, लेकिन इससे गरीब किसान का भला, ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ा, ठीक है, फूड ग्रेन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, बट इससे गरीब किसान का भला नहीं हुआ। द फार्मर वेर नाउ डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर। अब फार्मर यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ गए, अमीर फार्मर, गरीब फार्मर। क्योंकि मतलब जो जिनके पास बड़ी लैंड थी, जो लोग पहले से थोड़े से रिच थे, वो और रिच हो गए, लेकिन जो फार्मर पुअर थे वो और पुअर हो गए। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर लेड टू द बिगनिंग ऑफ फार्मर मूवमेंट। और जो गरीब किसानों के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन था, मतलब दे वे अनहैप्पी, वो नाखुश थे, गरीब फार्मर इससे नाखुश थे, और इसकी वजह से फार्मर मूवमेंट फिर से शुरू हुआ, फार्मर मूवमेंट्स बढ़ गया, ठीक है, फार्मर का आंदोलन बढ़ गया।
appropriate price of agriculture product, agriculture to be treated as industry, implementation of recommendation of Swaminathan Commission, debt relief, debt cancellation, national policy of agriculture are some of the demands of farmers movement. ठीक है, देखो किसानों का जो आंदोलन था उसके कुछ डिमांड्स यहाँ दिए हैं. पहला डिमांड क्या, एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ठीक ठाक दाम लगना चाहिए, एकदम गिरा के रेट मत लगाओ. ठीक है, प्रॉपर भाव लगना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का. जो भी अनाज सब्जी वगैरह किसान उगाता है उसका प्रॉपर प्राइस लगना चाहिए. एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, खेती को भी इंडस्ट्रीज जितना महत्व देना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन, फिर स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, जो पॉलिसीज बताई थी उसको लागू करो, ये फार्मर्स का डिमांड था कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो भी पॉलिसीज लाई थी किसानों के लिए उसको इम्प्लीमेंट, उसको कानून में लाओ, अमल में लाओ. इसके अलावा डेप्ट रिलीफ, किसानों पर जो कर्जा है उससे उनको छुटकारा दो. डेप्ट कैंसलेशन, किसानों पे जो बैंक का या गवर्नमेंट का लोन है उसको कैंसिल कर दो. नेशनल पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर और नेशनल पॉलिसीज, खेती के लिए जो राष्ट्रीय खेती के लिए जो राष्ट्रीय योजना है, पॉलिसीज मतलब योजना है, पॉलिसीज प्रोग्राम का मतलब योजना, आर सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ फार्मर मूवमेंट. ये कुछ डिमांड्स थे किसानों के आंदोलन के, फार्मर्स मूवमेंट. राइट, नेक्स्ट है नेक्स्ट है शेतकरी संघटना, एक शेतकरी संघटना, भारतीय किसान यूनियन, और तीसरा है ऑल इंडिया किसान सभा, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम दिया शेतकरी संगठना, सेकंड है भारतीय किसान यूनियन और थर्ड है ऑल इंडिया किसान सभा. ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में किसानों की. नेक्स्ट, नेम द पॉलिसी स्टेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर. ये डू दिस तो स्टूडेंट को करने हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं. देखो गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लाई भलाई के लिए, किसानों के लिए, किसानों की, और जो लैंडलेस लेबर है, जो मजदूर है जिनकी कोई ज़मीन नहीं, जो फार्म लेबर है, खेती में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी कोई ज़मीन नहीं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई. तो दो स्कीम का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, SHC सॉइल हेल्थ केयर का. तो SHC मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड. ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन सी खेती के लिए ज़्यादा बेहतर है, इसका गवर्नमेंट फ्री में कार्ड बनाकर देती है किसानों को. तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई किसानों के वेलफेयर के लिए. फिर PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि मतलब वही किसान, और विकास योजना. तो ये एक और पॉलिसी. इसके अलावा और भी NMSA है, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा. NMSA नेशनल मिशन ऑफ सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, NMSA. तो ये डू दिस फॉर स्टूडेंट है, फिर भी मैंने उसमें 2 आंसर्स लिख दिए. नेक्स्ट, अब किसान का फार्मर्स मूवमेंट हो गया. इसके अलावा और कौन सा मूवमेंट है, तो ये भी है ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन तो ट्रेड मतलब ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सामान यहाँ से वहाँ. ठीक है, ट्रेडिंग करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब ट्रेड में आता है. तो ट्रेड यूनियन इन इंडिया इमर्ज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में ट्रेड यूनियन आया, इंडिया में ट्रेडिंग आई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. इंडस्ट्रीज बढ़ी तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हुआ, और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसका यूनियन बना. तो बैकग्राउंड किसका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकग्राउंड है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वे एस्टैब्लिश इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कपड़ों की मिल, कपड़ों की इंडस्ट्रीज. रेलवे कंपनीज, फिर जो रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, रेलवे की इंजन्स, रेलवे बोगीज एक्सेट्रा के लिए रेलवे कंपनीज वे एस्टैब्लिश, ये सब इंडिया में एस्टैब्लिश हुई द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के सेकेंड हाफ में. ठीक है, इन 1899 रेलवे वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स. 1899 में
रेलवे के जो मजदूर है वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, हड़ताल पे चले गए अपने डिमांड्स को लेकर. However, the first organization for resolving the issue of worker was established in 1920. हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम इन लोग स्ट्राइक पे गए रेलवे वर्कर्स. लेकिन पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, वर्कर्स के लिए जो पहला ऑर्गेनाइजेशन बना वर्कर के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, वर्कर के इश्यूज को, मैटर्स को सॉल्व करने के लिए जो पहला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ वो 1920 में हुआ. ठीक है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ऑलराइट, नेक्स्ट. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के बाद, देखो प्री वर्ड आएगा तो पहले 1947 के पहले प्री इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली. तो आज़ादी के बाद ट्रेड यूनियन और भी ज़्यादा असर के साथ काम करने लगा, मतलब उनके काम और असरदार हो गए. नेक्स्ट. इन द बिगनिंग, ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने लगा. इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल मिल, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ब्लू में देख लेते हैं. 19th सेंचुरी के शुरुआत में इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल मिल, रेलवे कंपनीज वे स्टार्टेड इन इंडिया. ठीक है. 19वीं सदी के शुरुआत में टेक्सटाइल मिल और रेलवे कंपनीज इंडिया में स्टार्ट हुई थी. ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज़ द बैकग्राउंड ऑफ द, और इसकी वजह से ट्रेड यूनियन भी इंडिया में शुरू हो गया. ट्रेड मतलब ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो भी है, ठीक है. यूनियन एकता, तो ट्रेड वालों की जो एकता होती है, ट्रेडिंग वालों की. नेक्स्ट. हाँ, तो यहाँ से कंटिन्यू. इन 1960 and 1970 ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशन. 1960 और 1970 में ट्रेड यूनियन ने कुछ और भी एजिटेशन, यानी एजिटेशन किया, मतलब प्रोटेस्ट किया, बोल सकते हैं प्रोटेस्ट किया या फिर स्ट्राइक्स की, ये सबको एजिटेशन में गिनते हैं. ठीक है. अलग अलग प्रोग्राम्स किए 1960 और 1970 में, 70s में ट्रेड यूनियन ने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे एजिटेशन ऑर्गेनाइज किए, यानी प्रोटेस्ट किया, हड़तालें की, स्ट्राइक्स की, एक्सेट्रा. ठीक है. प्रोटेस्ट मतलब, प्रोटेस्ट दो टाइप का रहता है, शांतिपूर्वक रहता है, पीसफुल प्रोटेस्ट, और एक होता है वायलेंट प्रोटेस्ट, वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है. बट फ्रॉम 1980s ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड. तो 1960 1970 तक तो बहुत अच्छा था, इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 1980s में ये जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ये बिखरने लगा. गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड मतलब स्कैटर्ड, स्प्रेड आउट, स्प्लिट अप, स्प्लिट मतलब टुकड़े होने लगा, टुकड़ा टुकड़ा हो गया. 1980s में जो ट्रेड मूवमेंट था वो खत्म होने लगा. ठीक है. डिसइंटीग्रेटेड, स्प्लिट हो गया, डिवाइडेड हो गया. ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और इसकी वजह थी ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी हद तक ट्रेड यूनियन मूवमेंट को अफेक्ट किया. ठीक है. काफ़ी हद तक उसका, ग्लोबलाइजेशन का उस पर असर था. आप बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा ग्लोबलाइजेशन, तो ये एक पूरा चैप्टर है, समझ लो, पूरा एक बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, कि वर्ल्ड में हर देश की दूसरे देश में मार्केट ओपन हो गई, कोई भी कहीं पे भी फ्रीली ट्रैवल कर सकता है. ठीक है. इसको, ये सब चीज़ों को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा सा मीनिंग है. तो शॉर्ट में याद रखो, एक पॉलिसी थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चालू हुई. इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट. अभी इंडिया में जो मजदूर है वो बहुत अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स झेलते हैं, जैसे कि अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, उनको जो काम है कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ऐसा काम. इंडिया के जो मजदूर है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल है, फिक्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन फिक्स नहीं है. सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बहुत सारे मजदूर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट जब तक चला, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब तक उनको काम रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो बेरोजगार हो जाएंगे. फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उनका जो फाइनेंशियल, मतलब उनको पहले तो बेचारों को इतना खर्चा नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है, ठीक है,
कभी नहीं मिला, कभी बॉस ने खा गया, मतलब पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, ये सब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, वर्कर के लिए कोई लीगल कानून नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, उनका वक्त भी तय नहीं है कि कितना घंटा काम करेगा, उससे ओवरलोड भी काम ले लेते हैं। फिर इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेसेस, फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ जान का खतरा, ठीक है। यह हेल्थ का कोई हेल्थ हजार्ड्स, जो मजदूर रबर फैक्ट्री में या ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको बोलते हैं ना, केमिकल से होने वाला कैंसर, ऐसी सब बीमारियों का बहुत खतरा रहता है। टबैको इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, गुटखा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जो इलीगल है, तो ये सब हेल्थ हजार्ड आर सम ऑफ दी प्रॉब्लम्स। ये सब प्रॉब्लम्स बेचारे मजदूर झेलते हैं, ठीक है। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहता वर्कर के लिए। अनलिमिटेड, उनका वर्किंग आवर्स भी अनलिमिटेड रहता है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती, 2 घंटा, 5 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा। इनसिक्योरिटी, वर्क प्लेसेस पे सिक्योरिटी नहीं है, यानी कभी भी जान जा सकती है, कभी भी हैंडीकैप हो सकता है, कोई भी मेजर इंजरी हो सकती है। हेल्थ हज़ार्ड और सेहत को खतरनाक, ऐसे सब प्रॉब्लम्स मजदूरों को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है वुमेन्स मूवमेंट, औरतों का आंदोलन, ठीक है। औरतों के लिए जो आंदोलन किए गए इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले ही, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया इनिशिएटेड, तो इंडिया के जो प्रोग्रेसिव मैन थे यानी समझदार, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंडिया के जो कामयाब होते जा रहे ह्यूमन थे, मैन थे, मेल लोग, मर्द लोग, ठीक है, इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट, इन लोगों ने शुरू किया, क्या शुरू किया, इनिशिएटेड, स्टार्ट किया वुमेन्स का आंदोलन। द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेन वुमेन, ये मूवमेंट वुमेन्स के लिए जो मूवमेंट था उसका टारगेट था कि औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको एलिमिनेट करो, उसको निकालो, औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे ख़त्म करो। एंड एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन, और औरतों का जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब एडवांटेज लेना, औरतों का जो एडवांटेज लिया जा रहा है उसको ख़त्म करना, उसको एंड करो। हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, उनकी मदद करो ताकि वो भी इज्जत वाली ज़िंदगी जी सके, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, और वो भी सामाजिक जीवन में हिस्सा ले सके, ठीक है। ऑलराइट, एक बार शॉर्ट में बता दूं, इंडिया के जो प्रोग्रेसिव मैन थे, जो कामयाब इंडिया के लोग थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे इंडिया में, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है, ऐसे लोग, सावित्री बाई फुले, तो वैसे लोगों ने बढ़ावा दिया, शुरू किया वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है। आगे इसका मकसद ये था, वुमेन्स मूवमेंट का मकसद ये था कि ख़त्म करना है नाइंसाफ़ी जो औरतों के साथ होती है, और औरतों का जो एडवांटेज लिया जाता है, जो उनका मिसयूज़ किया जाता है, उसको ख़त्म करना, और ताकि औरत लोग भी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सके, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जी सके, और औरतें भी यानी और फीमेल्स भी सोशल लाइफ की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सके, राइट। अब नेक्स्ट, इसमें जो मेन जो प्रोग्रेसिव मैन्स थे उनका नाम दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो इंटेलेक्चुअल थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे, जो मतलब ये वेस्टर्न एजुकेशन नहीं भी लिए थे बट एजुकेटेड और समझदार लोग थे, जिनका ये मानना था कि औरतों को भी पूरा उतना हक है जितना मर्दों को है। तो वो कौन कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले इनकी वाइफ, ठीक है, और महर्षि डोंडो, केशव कार्वे, पंडिता रमाबाई रानडे, ठीक है, इन सब लोगों ने टुक इनिशिएटिव्स, बढ़ावा दिया इन एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती को ख़त्म करने में ये लोगों ने शुरुआत की, ठीक है, ये लोगों ने सती को ख़त्म करने की शुरुआत की। सती, देखो कुछ बच्चे नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, सती पहले इंडिया में ये रूल था, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उनका ये मानना था, जो ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं ऐसा,
इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में रूल था कि जब हस्बैंड मर जाए, ठीक है, तो बीवी को, जो उसकी विडो है, जो उसकी विधवा है, उसको जिंदा चिता पर बिठा दिया जाता। दिस इज कॉल्ड सती। हस्बैंड के पास होने पर वाइफ जो विडो हो गई तो उसको जिंदा चिता पर बैठा दिया जाता, मतलब लिटा दिया जाता, उसे कहते सती। ठीक है, चाहे वो खुशी से बैठे या उसे जबरन फोर्सफुली बिठाया जाए, दिस इज कॉल्ड सती। ये तो कुछ हिस्सों में तो औरतों का जैसे मुंडन करते, बाल निकाल देते हैं सर के, और फिर उनको वाइट कपड़ा कंपलसरी पहनना रहता है, और गांव के बाहर निकाल देते हैं, अपशगुनी मानते हैं, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारे रस्म रिवाज, ट्रेडिशन, ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज यानी कस्टम एंड ट्रेडिशन इंडिया में पहले था। ठीक है, पहले थे, तो उनको उनको ख़त्म करना, ठीक है, सती को एंड करना, इसकी इसकी शुरुआत किन लोगों ने की? ये सारे प्रोग्रेसिव मैंस ने। ठीक है, नेक्स्ट, एंड चाइल्ड मैरिज। इसके अलावा देखो, सती एंड करना है और दूसरा क्या खत्म करने का इन लोगों ने बीड़ा उठाया? चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करना है, इसका इन लोगों ने शुरुआत कर दी। रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज। इसके अलावा बदलाव, जैसे कि विधवा फिर से शादी कर सकती है। इंडिया में स्ट्रिक्ट कंडीशन था कि विडोज एक बार वुमेन विडो हो गई, दे कैंट रीमैरिज। लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स रखा गया कि विडो शुड बी रीमैरिज। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन, औरतों को भी एजुकेशन का हक है, एंड राइट टू वोट, और औरतों को भी वोट देने का हक है। ठीक है, टू वुमेन वे पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दिस रिफॉर्मिस्ट। इन रिफॉर्मिस्ट के, ये सारे रिफॉर्मिस्ट के नाम हैं। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट मतलब क्रांतिकारियों लोगों के नाम है, जिन लोगों ने वुमेन्स के लिए क्रांति लाई। ठीक है, तो ये लोग किसके लिए लड़ रहे थे? सती को बंद करो, चाइल्ड मैरिज को बंद करो, बाल विवाह को बंद करो, और विडो रीमैरिज को बढ़ाओ, शुरू करो। ठीक है, और औरतों को एजुकेशन देना शुरू करो, और औरतों को भी वोट देने का पूरा हक है। ठीक है, ये सब फील्ड में इन रिफॉर्मिस्ट ने काम किया। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट टू वुमेन इन ऑल फील्ड। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, आज़ादी मिलने के बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके हिसाब से औरतों को इक्वल राइट दिया गया, औरतों को इक्वल हक दिया गया। जो हक मर्दों को है वो औरतों को भी दिया गया हर फील्ड में। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड। इन सब के बावजूद बहुत सारी जगहों पर वुमेन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। सामान्य बर्ताव औरतों के साथ नहीं किया जाता, यानी औरतों को इंफीरियर समझा जाता है। यानी कुछ मैन ऐसे होते हैं जो मेल को सुपीरियर समझते हैं, फीमेल को इंफीरियर समझते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स, उसी पीरियड में जो वुमेन मूवमेंट था उसका टारगेट था आज़ादी हो, हर वुमेन को पूरी आज़ादी मिले। ठीक है, हक मिले, आज़ादी मिले। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। जो औरतों का आंदोलन था, उसकी मांगे ये थी कि औरतों को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, औरतों को जानवरों की तरह या गुलामों की तरह नहीं ट्रीट किया जाए, औरतों को भी आम इंसानों की तरह उनके साथ भी ट्रीटमेंट यानी उनके साथ बिहेव किया जाए। ठीक है, इन द लेटर पीरियड women participated to a great extent in movement against corruption, caste discrimination and religious extremism, which made them aware of injustice against their own self. फिर बाद में ये सारे मूवमेंट के बाद जब औरतों को उनके हक मिले, कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब वुमेन्स को इक्वल राइट दिया गया मैन जितना, तो उसके लेटर में मतलब बाद के हिस्से में औरतों ने भी हिस्सा लिया, बहुत औरतों ने भी बहुत हिस्सा लिया आंदोलन में। करप्शन के खिलाफ जो हुआ, औरतों ने भी करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन किए गए, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, ठीक है, घूसखोरी, तो उसमें औरतों ने भी बहुत हिस्सा लिया। इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट मतलब जातिवाद का भेदभाव,
जात पात पे जो भेदभाव होता है, कास्ट, जात पात, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, तो इसमें भी, इसके खिलाफ भी जो मूवमेंट हुआ उसमें औरतों ने बहुत हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म विच मेड देम अवेयर ऑफ, और धार्मिक, देखो रिलीजियस धर्म, एक्सट्रीमिज्म मतलब बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती थी, ठीक है, धर्म के नाम पर जो नाइंसाफियां होती थी उसमें भी औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विच मेड देम अवेयर ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट देयर ओन सेल्फ, जिनसे वो जागरूक हुई, इन सब में हिस्सा लेने पर औरतें जागरूक हुई कि उनके साथ कितनी नाइंसाफियां हो रही थी। वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, औरतों ने इसके लिए शुरुआत कर दी, ऐसे ऑर्गेनाइज मतलब ऐसे आंदोलन की जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ थे, नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके खिलाफ आंदोलन की औरतों ने शुरुआत कर दी। इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजीनियस इन नेचर, इंडिया में जितने भी वुमेन्स मूवमेंट हुए, औरतों ने जो भी आंदोलन किए वो सेम नहीं थे, होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप के नहीं थे नेचर में। However, women's movement at various level are taking up the issue like women's health, लेकिन देखो वो जो भी आंदोलन हुए सबका मोटो, सब होमोजीनियस नहीं थे, होमोजीनियस मतलब सबका जो बैकग्राउंड था सिमिलर नहीं था, होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप के नहीं थे, लेकिन हाउएवर जो भी है वुमेन्स मूवमेंट एट वेरियस, अलग अलग लेवल पे जो भी वुमेन्स का मूवमेंट हुआ उसमें क्या क्या पॉइंट्स लाए गए, क्या क्या इश्यूज रेज किए गए, जैसे वुमेन्स हेल्थ, औरतों की सेहत के बारे में, सोशल सिक्योरिटी यानी समाज में औरतों को भी बराबरी की सिक्योरिटी मिलना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, औरतों को भी फाइनेंशियल यानी पैसे का बिजनेस कर सकती औरतें, पैसा जमा कर सकती, प्रॉपर्टी खरीद सकती, प्रॉपर्टी बेच सकती, प्रॉपर्टी ओन कर सकती, एंड एम्पावरमेंट, और औरतों को भी पावर्स मिलने चाहिए। टुडेज वुमेन मूवमेंट फेस द, तो ये सारी चीज़ें बढ़ी, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिला, मतलब वुमेन्स मूवमेंट में ये सारे इश्यूज बार बार रेस किए गए, ठीक है, ये सारे मैटर्स को वुमेन्स मूवमेंट में लाया गया। और इसके अलावा आज भी इंडियन वुमेन्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या आज भी इंडिया में वुमेन्स को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है वो ये है, क्या ये चैलेंजेस ऑफ इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन्स, आज भी वुमेन्स को इक्वल एजुकेशन का जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ता है। देखो कोई भी स्कूल में आप या ऑल ओवर इंडिया आप स्कूल्स में पॉपुलेशन निकालोगे तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन बॉयज़ है जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और गर्ल्स का पॉपुलेशन कम है स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि सोच वैसी है, लोगों की सोच ऐसी है कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, चूल्हा ही तो फूकना है, या ज़्यादा पढ़ लिख रहेगी तो काबू के बाहर चली जाएगी, ऐसा ऐसा छोटा सोचते लोग, नैरो माइंडेड लोग, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आज भी औरतों को झेलनी पड़ रही है, क्या? एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वुमेन्स को, एंड गिविंग वुमेन अ स्टेटस एंड प्रेस्टीज एज ह्यूमन बीइंग, और इंसान को जो और औरतों को रुतबा और इज्जत मिलनी चाहिए इंसानों की तरह, राइट। नेक्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट, देखो वुमेन्स मूवमेंट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट मूवमेंट। एनवायरमेंट मतलब वातावरण, तो बहुत सारी चीज़ें वातावरण को स्पॉइल कर रही है, ठीक है, तो वातावरण स्पॉइल होगा मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो जिससे ह्यूमन बीइंग अवेयर हो चुका है कि ये सारी प्रॉब्लम घट रही है, ठीक है। जितने जंगल कटते जा रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जितने जंगल काटे जाएंगे उतना एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस आएगा, बिन मौसम बरसात होगी और मौसम के अंदर बारिश का पता ही नहीं रहेगा, तो ऐसे सब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो उसके खिलाफ लोग संगठित होकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए काम करते हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट मतलब पोल्यूशन के खिलाफ, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ध्वनि नॉइस पोल्यूशन, और सॉइल पोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन है जिसकी वजह से ह्यूमन अपनी लालच के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए
उसके चक्कर में वो एनवायरनमेंट की वाट लगा रहा है, ठीक है, वाट लगा रहा है मतलब क्या बोलते हैं, बॉम्बे में बोलते हैं वाट लगा रहा है, स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है, ऑलराइट। नेक्स्ट, we are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international level. हर कोई इस बात से सहमत है, जागरूक है कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है और ये एक बड़ी समस्या है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक बोलते हैं ना गहरी समस्या है, देश और विदेश दोनों लेवल पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये एक बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट स्पॉइल होना। At the international level, several movements are working to stop the deterioration of the environment. International level पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं जो एनवायरनमेंट को और ख़राब होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेटोरिएशन मतलब वर्सनिंग, बुरे को वर्स, बैड को वर्स बना रहा है जो एनवायरनमेंट, उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए बहुत सारे आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉपरेशन इन दिस फील्ड, और हम क्या देखते हैं इसमें फायदा, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी ये समस्या ऐसी है कि सारे देश एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट यानी फायदा दिख रहा है इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द फील्ड। नेक्स्ट, इन इंडिया मैनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इंडिया में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन काम कर रहे हैं अलग अलग एक्सपेक्ट में, अलग अलग सांचों में, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। द एनवायरनमेंट मूवमेंट आर टेकिंग अप इश्यूज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो एनवायरनमेंट मूवमेंट में एक मैटर ये है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, ठीक है, बायो मतलब नेचुरल, डाइवर्सिटी विभिन्नता, तो अलग अलग विभिन्नता के जो प्राणी हैं, देखो जंगल कटेगा तो जंगल में जो रहने वाले पेड़ पौधे गए और उसके साथ जो प्राणी हैं, जो पक्षी है और जो जीव जंतु है, ठीक है, जो एनिमल्स है जो जंगल में रहते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं बर्बाद होंगे, उनकी भी बर्बादी तय है। जैसे हमारे मुंबई में आरे कॉलोनी सुना होगा, जिसको लंग ऑफ मुंबई कहा जाता है, मुंबई का फेफड़ा, ठीक है, लंग्स, ठीक है, जिससे मतलब पूरा ग्रीन जोन है। तो मेट्रो स्टेशन बनने पर क्या हो रहा था, कार शेड पार्किंग के लिए जंगलों के बहुत सारे पेड़ों को काटा गया आरे कॉलोनी में, जिसकी वजह से मूवमेंट छिड़ गया। लोग जो लोग हैं मुंबई के, वो इसके खिलाफ उन्होंने गवर्नमेंट से जी जान लगाकर मांगे की और बहुत उन लोगों ने इसके लिए कोशिशें की। फाइनली जब न्यू गवर्नमेंट आई इंडिया महाराष्ट्र में, तो वो न्यू गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया और उसको रोक दिया, ठीक है। जो हमारे महाराष्ट्र में क्या गवर्नमेंट है, अगाड़ी ऐसा कुछ है, थ्री पार्टीज को मिला के जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उन्होंने उसने ये कंस्ट्रक्शन को रुका दिया, ये कटिंग डाउन ऑफ ट्री को रुका दिया और कार शेडिंग को अभी शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब जंगल जो कितने वहाँ पे कितने टाइप के जीव बसे हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, वो सबको प्रॉब्लम हो रही थी, हो रही थी, बट अभी नहीं, अभी सेफ है। नेक्स्ट, the environment movement are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, पानी के अलग अलग स्रोत, माने पानी के जो सोर्सेस है, पानी जहाँ से अवेलेबल होता है, रिवर है, लेक है, उसको बचाना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को बचाना। ग्रीन बेल्ट एरिया, जो ग्रीन बेल्ट जोन है, जो हरा पट्टा है, उसको बचाना। पोल्यूशन ऑफ रिवर को प्रदूषित होने से बचाना। यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर इल इफेक्ट्स एक्सेट्रा, और केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल खाद और उसके जो बुरे परिणाम है, इनसे बचाना, ठीक है, बुरा असर है उससे बचाना, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल मूवमेंट में आती है, राइट। तो नेक्स्ट इज कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट के लिए यहाँ दिखा है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। अच्छा, ये एनवायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड डॉक्टर राजेंद्र राणा का
यहाँ पे एक प्रेशियस वर्क है इंडिया में, डॉक्टर राजेंद्र राणा ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, राजस्थान में। तो इसके इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी आवश्यक है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा जाता है? इंडिया का वाटरमैन। हैज़ ब्रॉट वाटर रेवोल्यूशन इन राजस्थान, इन्होंने पानी में क्रांति लाई। वाटर के मामले में रेवोल्यूशन, क्रांति, बदलाव। देखो रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे बदलाव जिससे इंसानियत का भला हो, इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। राजस्थान सबको पता है रेगिस्तान एरिया है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे राजस्थान में दूर दूर गांव तक पानी पहुंच सके। ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ जोहाद। किस कौन से पॉइंट से ये फेमस हो गए? राजेंद्र सिंह राणा, ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये जोहाद बनाने के लिए इन्होंने जो हजारों, थाउजेंड्स मतलब हजारों जोहाज बनाए। जोहाद में छोटा तालाब, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे, पानी जमा करने के लिए जो छोटे छोटे गड्ढे खरीद बनाए जाते हैं उसे कहते हैं जोहाद, यानी बारिश का पानी उसमें जमा होकर रुक जाए। तो इन्होंने हजारों जोहाज बनवाए राजस्थान में। ही रिवाइव्ड रिवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और राजस्थान की जो नदियां हैं, मतलब जीवित करना या उसके अंदर जान डालना, तो राजस्थान की नदियों को उन्होंने फिर से फ्रेश अप कर दिया, क्लीन अप किया, एक्सेट्रा बोल सकते हैं, ठीक है, प्रदूषण फ्री किया, ऑलराइट, पोल्यूशन फ्री किया। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने एक संगठन बनाया, तरुण भारत संघ, जिसका नाम था, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तरुण भारत संघ, विच वर्क फॉर बिल्डिंग 11,000 जोहाज इन 100 ऑफ विलेज, ठीक है, सैकड़ों गांव में हजारों, 11,000, सॉरी 11,000, 11,000 छोटे तालाब बनाए गए, छोटे तालाब, ठीक है, सैकड़ों गांव में, हंड्रेड्स ऑफ विलेज में। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तरुण भारत संघ, जिसकी मदद से इन्होंने 11,000 जोहात बनवाए, ठीक है, सैकड़ों गांव में इंडिया के। ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन, पूरे देश भर में इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, पूरे देश भर में इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया जिसका जिसका मकसद क्या था? वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाओ, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने AR रहमान का एक गाना सुना था पानी पर, पानी बचाओ पर, और आमिर खान के बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं पानी बचाओ पर, ठीक है। तो उनका एक कैंपेन चल रहा है आमिर खान का, AR रहमान का, वाटर कंजर्वेशन पे, यानी पानी बचाओ, ठीक है। हम लोग सिटी में रहते हैं, मुंबई सिटी में, यहाँ पानी हमारे यहाँ 12 to 14 आवर्स आता है, तो हमें उसका एहसास नहीं कि कितनी कीमती चीज़ है। बट गांव देहात में जहाँ पर पानी 3 दिन में, 6 दिन में एक बार आता है, वो भी कुछ घंटों के लिए सिर्फ, तो उनको कीमत है, वो पानी को एकदम संभाल कर वापरते हैं। मैं कोल्हापुर के एक गांव में गया था, मेरा नेटिव प्लेस है, तो वहाँ पर मैंने देखा वो लोग को हफ्ते में ट्वाइस या वंस पानी आता है कुछ घंटों के लिए, तो वो घर के सारे बर्तन भर के रखते हैं और एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम संभाल कर पानी को यूज करते हैं, एक ड्रॉप भी वेस्ट होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको वो पूरा हफ्ता या पूरा 3 दिन उसी पानी को संभाल कर चलाना है, अगर पानी वेस्ट हुआ तो उनके पास फिर अगला पानी के लिए कुछ दिन वेस्ट रुकना पड़ेगा। और पानी कितनी ज़रूरत की चीज़ है, एवरीवन नोज, इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर बाथिंग, और भी बहुत सारे यूज है, टू कीपिंग बॉडी एंड माइंड कूल एक्सेट्रा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो नदियों को रिवाइवल करना, ठीक है, सॉरी, ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये हो गया। रिवाइवल ऑफ रिवर्स, नदियों को नया जीवन देना या नदियों को क्लीन करना, नदियों को पोल्यूशन फ्री करना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगलों को बचाना, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और जंगली जीवों को बचाना। इस सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर लास्ट 31 ईयर्स, और पिछले 31 सालों से उनका ये आंदोलन जारी है, चल रहा है, रुका नहीं है। ही वॉज दी स्टॉकहोम्स वाटर, ही वन दी स्टॉकहोम वाटर प्राइज, उन्होंने जीता है ये प्राइज, ठीक है, जो
नोबेल प्राइज है, जो नोबेल प्राइज फॉर वाटर है, वाटर के लिए जो नोबेल प्राइज है उन्होंने वो जीता है, जिसको कहते हैं स्टॉकहोम्स वाटर प्राइज। राइट, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, ग्राहक जो प्रोडक्ट खरीदता है उसे कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन 1986। 1986 में जो कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ, कंज्यूमर का आंदोलन, ठीक है, सॉरी 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया यानी कानून, 1986 में कंज्यूमर के फेवर में, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बनाया गया, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज हुआ यानी कंज्यूमर का आंदोलन इंडिया में। दिस मूवमेंट हैज़ अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, इसका बहुत ब्रॉड मकसद है। ये मूवमेंट, ये आंदोलन का मकसद बहुत वास्ट है, बहुत फैला हुआ है। द मूवमेंट बिलीव्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर। सोसाइटी में रहने वाला हर इंसान, चाहे डॉक्टर हो, किसान हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, वो कंज्यूमर है, उसके खरीदना पड़ता है। चाहे मोबाइल खरीद रहा है तो कंज्यूमर है, चाहे सब्जी खरीद रहा है कंज्यूमर है। ठीक है, ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम। लेकिन जैसा जैसा इकोनॉमिक चेंज आता है, ठीक है, चीज़ बोलते हैं ना, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, तो जैसा जैसा इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आता है और जैसा जैसा सोशल समाज में चेंज आता है, वैसा वैसा कंज्यूमर को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। एडल्ट्रेशन, मिलावट, खाने पीने की चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में मिलावट करना, असली में नकली मिला देना। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम, दूसरा चीज़ों को महंगा करके बेचना, 20 रुपए की चीज़ है 30 रुपए में बेचना, 100 रुपए की है 150 रुपए में बेचना। ठीक है, फ्रॉड्स इन वेट, वजन नाप तोल में गड़बड़ करना, वजन करने में 1 किलो 1.5 किलो बताकर बेच देना, 1.5 किलो वजन 1 किलो का सामान देना और 1.5 किलो का वेट बताकर। एंड मेजर्स, तो नाप तोल में यानी वेट में और मापने में गड़बड़ करना, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कंज्यूमर्स को झेलने पड़ते हैं। द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। कंज्यूमर का जो मूवमेंट है, कंज्यूमर का जो आंदोलन है, वो कंज्यूमर को बचाता है ऐसे टाइप के धोखों से, फ्रॉड से। द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ, और पब्लिक लाइफ में मतलब आम आदमी की ज़िंदगी में भी, मतलब आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। द पोस्ट 1980 मूवमेंट आर कॉल्ड नियो सोशल मूवमेंट एज देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर मूवमेंट। ठीक है, जो 1980 से पहले जो ऐसे आंदोलन हुए थे, 1980 से पहले जो आंदोलन हुए थे उन्हें नियो सोशल मूवमेंट कहा जाता है। 1980 से पहले जो आंदोलन हुए थे कंज्यूमर मूवमेंट में, उन्हें नियो सोशल मूवमेंट कहा जाता है। वेयर एज दिस मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर, वो अलग थे, सॉरी, और वो मूवमेंट अलग थे अभी वाले मूवमेंट 1980 के बाद वाले मूवमेंट से। दिस मूवमेंट आर इश्यू बेस्ड, 1980 के बाद जो मूवमेंट है वो सब क्या है, इश्यूड यानी टॉपिक पे आधारित है। ठीक है, एक खास मकसद पे आधारित होता है। इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इश्यू बेस्ड मास मूवमेंट। इसका मतलब ऐसा मास मूवमेंट, मास मतलब लोगों का, ठीक है, आंदोलन, मास मतलब पीपल, मूवमेंट आंदोलन, इश्यू बेस्ड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, यानी लास्ट लाइन का मतलब है कि कोशिश की जा रही है कि ऐसा आंदोलन रखा जाए जो घटना से आधारित हो, घटना से जुड़ा हुआ। ठीक है, यानी पॉइंट से रिलेटेड हो, नॉर्मली कुछ भी नहीं। नेक्स्ट लास्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर विल, नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। अगले चैप्टर में हम लोग चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, बट ये चैप्टर रेड्यूस्ड है फ्रॉम बोर्ड। 5th चैप्टर बोर्ड की तरफ से रेड्यूस्ड है। बाय दैट आई हैव कंप्लीटेड 4th चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है बिकॉज मैंने लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में वो एप्टीट्यूड टाइप के, मॉक टाइप के हो रहे हैं, और वो टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी कुछ भी टीचर्स पूछ रहे हैं, तो लाइन टू लाइन अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में शायद इसके आंसर्स का बनाऊँ। वैसे तो ये जो मैंने अभी कवर किया एक्सप्लेनेशन, उसमें सारे आंसर्स कवर हो गए, सारे आंसर्स मैंने जस्ट चेक किए, सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। और आंसर्स तो इजीली कोई भी रेफरेंस बुक से मिल रहा है, जैसे स्कूल में टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या डाइजेस्ट नोट्स एक्सेट्रा। डाइजेस्ट है, फिर नवनीत का डाइजेस्ट है, या टारगेट है मास्टर की एक्सेट्रा। इवन स्टूडेंट्स भी जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स जुड़े हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू ही, मतलब वो व्हाट्सएप के थ्रू ही नोट शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन याद से प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।